जिंदगी। मैं हूं प्रीति सिंह। जब हम अपनी सफलता का जश्न ये सोचकर मनाते हैं कि हमें हमारे संघर्ष और मेहनत का फल मिला है, तो असफलता यानी नाकामी को भी ये सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि हमारी मेहनत में कहीं कुछ कमी रह गई थी, जो हम सफल नहीं हो पाए। और हो सकता है कि जीवन में हार या असफलता हमारे लिए इससे बड़ी सफलता रचने की तैयारी कर रही हो। समय जल की तरह सदैव बहता रहता है। इस बहाव में जब बाधाएं आती हैं तो एक पल को जल रुक जाता है, लेकिन तभी तेज धारा से वो बाधा हट जाती है और जल अपने मार्ग पर चल पड़ता है। इसी तरह हर व्यक्ति के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन में बड़ी सफलताएं उस व्यक्ति को हासिल होती हैं जो बड़ी से बड़ी असफलता में भी अपना धैर्य और संतुलन नहीं खोते हैं। और इसके लिए मानसिक मजबूती बहुत जरूरी है, जो हमें मिलती है योग के जरिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की योग की पाठशाला। योग का अभ्यास करना और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत जरूरी है। सुबह या शाम जब भी वक्त मिले, यहां बताए जा रहे योगासनों को करना शुरू कीजिए। आज के तनाव भरे वातावरण में हम सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा लापरवाह हो रहे हैं, जिससे आज योग का महत्व और बढ़ गया है। इसीलिए हम लाते हैं आपके लिए योग की पाठशाला, जिसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं योग गुरु ललित मदान जी। और योगासनों को सही तरीके से कैसे करना है ये दिखाने के लिए हमारे साथ है मानवी। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और योग की पाठशाला में हम क्या करने वाले हैं ये तो आप बताएंगे। बैठकर किए जाने वाले आसनों की सीरीज हमने पिछले अंक में खत्म की थी, ऐसा आपने कहा था कि अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे क्या है बताइए। जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं इस श्रृंखला में, खड़े होकर करने वाले आसनों को किया, बैठकर करने वाले आसनों को किया, अब पेट के बल लेटकर प्रोन सीरीज। कई लोग इसमें सुपाइन सीरीज भी कर लेते हैं, परंतु पहले हमने प्रोन सीरीज का चयन किया आपके लिए दर्शकों। तो पेट के बल लेटकर कौन कौन से आसन किए जा सकते हैं, तो यहाँ आज आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने जहाँ समाप्त किया था वहीं से आगे यात्रा शुरू करते हैं। पेट के बल लेटकर करने वाले आसनों के लिए पहले वज्रासन में बैठ जाए। जहाँ हमारी सीरीज खत्म होगी, यदि आपको याद होगा तो हमने वज्रासन सीरीज समाप्त यहीं से की थी। यहीं से धीरे से पेट के बल लेट जाइए, हाथों के सहारे से अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाए। पेट के बल लेटकर करने वाले आसनों से शुरू करने से पूर्व कुछ सावधानियाँ। जिन माताओं बहनों की तबीयत ठीक नहीं है, जिनकी कहीं ना कहीं इस समय प्रेगनेंसी की स्थिति है, तो वो इस अभ्यास को ना करें या किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में करें, क्योंकि हर ट्राइमेस्टर्स के लिए ये अभ्यास नहीं होता है। अल्सर, हर्निया संबंधित विकार है तो थोड़ा सा सावधानी से करें, किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में करें, या आप इन अभ्यासों को अवॉइड कर सकते हैं। पेट के बल लेटकर सबसे पहले सर्वप्रथम वह अभ्यास जिसमें बहुत ज़्यादा तनाव को मुक्त किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं मकर आसन। तो मकर आसन के लिए हथेलियों के ऊपर हथेलियाँ रख लीजिए, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखें। ठीक, अब धीरे से पैरों में कुछ इंच की दूरी बनाएं। यहाँ पर दो बातें आती है। पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाने के लिए पंजों को आप बाहर की ओर रख सकते हैं और घुटनों को बाहर की ओर रख सकते हैं, या पंजों को अंदर करके एड़ियों को बाहर की ओर, तो जिसमें आप सहज हो मकर आसन की पूर्ण स्थिति में आ जाए। एड़ियों को बाहर रखते हुए, एड़ियों को अंदर रखते हुए, जिसमें आप दोनों सहज हो। बहुत सुंदर। अब यहाँ पर अपने दाहिने या बाएं गाल को अपनी हथेलियों के ऊपर रख दीजिए। कोहनियों को अपने हिसाब से व्यवस्थित कर लीजिए। यह स्थिति मकर आसन है। पेट के बल लेटकर करने वाले आसनों में विश्राम की स्थिति, जैसे हमने खड़े होकर विश्राम आसन सीखा था, बैठकर विश्राम आसन सीखा था, ऐसे पेट के बल कौन से अवस्था है जिसमें विश्राम करेंगे, तो यह स्थिति है। और यह स्थिति कहीं ना कहीं आपकी फेफड़ों की कार्यक्षमता भी बढ़ाती है। हम कुछ ही सालों पहले एक बहुत महामारी से बीते हैं, जिसको सब कोई जानते हैं बुरे एक सपने की तरह, कोविड से। तो कोविड में भी डॉक्टरों के द्वारा ये आसन बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता था कि आप इस अभ्यास को करिए, जिससे आपको कहीं ना कहीं सांस लेने में सहजता हो। तो यह स्थिति आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। क्वेश्चन इसमें लेट के अपने आप को और शिथिल और शांत कर सकते हैं। पेट के बल लेटकर और भी जो आसन करेंगे, उनके बाद विश्राम की स्थिति यही होगी, या इसके अलावा भी एक और है, वो जाते जाते आज सीखेंगे। यानी तो ललित जी, आप बता रहे कि ये शुरुआती स्थिति भी होगी। हाँ, शुरुआती स्थिति भी, जिससे आप आगे के लिए तैयार हो जाएं। जी, और अंतिम स्थिति भी यही होगी। जी, अब यहाँ से बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर, जिसका नाम है सरल भुजंगासन। भुजंगासन के नाम से सब कोई कहीं ना कहीं परिचित होंगे, सबको कहीं ना कहीं थोड़ा पता है, कमर दर्द है तो भुजंगासन कर लिया जाए, परंतु ऐसा नहीं है। हर कमर दर्द के लिए भुजंगासन नहीं है, और भुजंगासन सबके लिए संभव भी नहीं। तो क्या किया जाए, उसका सरल स्वरूप, सिंपलेस्ट
फॉर्म हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं, सीखते हैं। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को आगे खींचिए। एक बार पूर्ण रूप से तान लेते हैं मेरुदंड वाले भाग को जिसके ऊपर कार्य करना है। पूर्ण रूप से सांस भरते हुए हाथों को खींचें, पैरों को मिला लीजिए। अब सांस छोड़ते हुए हाथों को, कोहनियों को मोड़ते हुए अपने शरीर के समीप ले आएं। जी, कोहनियाँ ज़मीन पर रखें प्रीति जी। यस। अब यहाँ से सांस भरते हुए ग्रीवा वाले भाग को, गर्दन वाले भाग को ऊपर की ओर उठाएं, साथ ही साथ कंधों को ऊपर उठाने की कोशिश करें। अब यहाँ से हाथों को थोड़ा सा आगे की ओर स्लाइड करेंगे जिससे कोहनियाँ कंधों के नीचे ले आएं, कोहनियाँ ज़मीन पर रखें। जी, आप देखेंगे आपके हाथों की स्थिति एक एल नुमा स्ट्रक्चर की ओर, जिस प्रकार हमारा अल्फ़ाबेट एल होता है, ऐसी कोई स्थिति आपकी धारण हो चुकी है। पैरों को मिला के रखेंगे और यदि आप मित्रों साथ में कर रहे हैं, आप पाएंगे कि ठीक लंबर रीजन पे हमारे इसका प्रभाव अनुभव कर पा रहे हैं। लोअर बैक पे प्रेशर आ रहा होगा, प्रीति जी आप भी अनुभव कर पा रहे होंगे जी। अब यहाँ पे करना क्या है, श्वास के आने और जाने पर उस भाग का फैलाव और विश्राम की अनुभूति। सांस भरें, सांस छोड़ें, 4 से 5 श्वास इस स्थिति में रुकें। जिनको कमर से संबंधित विकार है उनके लिए लाभकारी है, परंतु हमने कहा हर कमर दर्द के लिए लाभकारी नहीं है। जिनकी कमर बहुत ज़्यादा अंदर की ओर धसी हुई है, काइफोसिस की स्थिति है, वो इस अभ्यास को ना करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं, पुनः मकर आसन में विश्राम करें। जैसा हमने कहा था, इसकी विश्राम की स्थिति मकर आसन है, पैरों में कुछ इंच की दूरी। तो यह स्थिति आपने देखी मित्रों। सरल भुजंगासन उनके लिए है जो भुजंगासन के पात्र नहीं है, भुजंगासन करने में उनके लिए सहज नहीं है। शुरुआत में आप सरल भुजंग से अभ्यास को अपने जीवन में उतार सकते हैं। अब सरल भुजंग का एक और अभ्यास, जिनसे ऐसे भी संभव नहीं है और सरल स्वरूप चाहिए, तो क्या करें आइए देखते हैं। तो एक पाननुमा आकृति हाथों की धारण कर ले, अपनी हथेली के ऊपर हथेली जो रखी है उसको थोड़ा सा इस प्रकार धारण कर ले। मानवी जी करके दिखाइए पाननुमा आकृति। अब यहाँ पे कोहनियों को हल्का सा अंदर की ओर करें, सांस भरते हुए धीरे गर्दन उठाएं, पैरों को नज़दीक करें। जी, अब थोड़ा सा अपर बॉडी और उठाएं, एल्बोज ऑन द ग्राउंड। इसमें हमने क्या किया है मित्रों, हल्की सी कोहनियों को बाहर की ओर कर दिया और आगे से हथेलियों को अंदर कर दिया, बस थोड़ा सा स्वरूप बदला है, परंतु प्रभाव वही है। लंबर रीजन पे आप अनुभव करेंगे सांस के आने जाने का, कमर के फैलाव का, कमर के विश्राम का। तो यह स्थिति आपको सर्वाइकल रीजन में भी मदद करती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित विकार जो है उसको दूर करने में, कमर से संबंधित विकार को दूर करने में, साथ ही साथ फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने में। धीरे धीरे वापस आ जाएं, विश्राम करें। आने के बाद कमर में क्या बदलाव आया है, क्या उस जगह में परिवर्तन आ रहे हैं, इसका अनुभव करें। हम अक्सर कहते हैं कि अभ्यास करते वक्त तो आप उस आसन की पूर्ण स्थिति को जांचें ही, परंतु अभ्यास पूर्ण करने के बाद भी वहाँ क्या बदलाव आया है, क्या अनुभूति हो रही है, उसके साथ जुड़े तो आपका मन बाहर नहीं जाएगा। अब बढ़ते हैं भुजंग आसन की ओर। भुजंग आसन किसको नहीं करना है, हमने पहले भी कुछ सावधानियां बताई हैं। अल्सर, हर्निया संबंधित विकार वालों को भुजंग आसन नहीं करना है। जिन माताओं बहनों की तबीयत ठीक नहीं है उनको नहीं करना है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के उन 2-3 दिनों में अवॉइड कीजिए। बाकी कमर से संबंधित विकार है, जिनको शाइटिका से संबंधित विकार है, स्लिप डिस्क है, उनके लिए लाभकारी अभ्यास है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उनके लिए लाभकारी अभ्यास है। पर कहीं ना कहीं आपको इस अभ्यास को करते वक्त आपको जांचना है कि इस अभ्यास को करने से मेरा दर्द बढ़ तो नहीं रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो अब पहले सरल भुजंगासन को अपनाएं। तो भुजंगासन किस प्रकार करना है आइए देखते हैं। दोनों पैरों को नज़दीक कर लीजिए, दोनों हाथों को वक्षस्थल के पास लाएं। अब यहाँ से थोड़ा सा बदलाव, थोड़ी सी बारीकियों को समझाने की जो हमारी कोई ना कोई कोशिश होती है कि आप इसको सही स्वरूप को और जांच पाएं। भुजंगासन लोग अक्सर यहाँ से करते हैं, उनको गलत नहीं कहूँ, पर इसका सही ज़्यादा लाभ ले जाने के लिए, अपने जीवन में अपनाने के लिए, तो अपनी कलाई को, हथेली को थोड़ा और पीछे करें, और इतना पीछे करें, मानवी जी थोड़ा और पीछे करें कि आपकी कलाई से कोहनी लगभग सीधी हो जाए। इट शुड बी परपेंडिकुलर योर एल्बोज। तो अब यहाँ से हथेलियों पर दबाव दें, कोहनियों को नज़दीक करें। अक्सर लोग त्रुटि क्या करते हैं कि कोहनियाँ बाहर रखते हैं और जब उठते हैं तो ट्राइसेप मसल्स पे जोर पड़ता है और कहते हैं हमसे ज़्यादा देर रुका नहीं जा रहा है। यहाँ कोहनियों का कारण होना ही नहीं चाहिए। हथेलियाँ कहीं ना कहीं सिर्फ स्पर्श मात्र के लिए है, तो कोहनियाँ शरीर के समीप रखें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी ठोडी, वक्षस्थल का भाग और नाभि के क्षेत्र तक ऊपर उठें। नाभि से ऊपर नहीं उठेंगे, नाभि क्षेत्र तक उठें और आकाश की तरफ अपने मुख को कर दीजिए। आती जाती श्वास के साथ जुड़े रहें। अब यहाँ भी आप कमर के निचले भाग पे एक अच्छा दबाव पा रहे होंगे। इसमें ध्यान देने योग्य बात, जिनके लिए संभव नहीं है पैरों को मिला के रखना, थोड़ा सा पैरों में अंतर रख सकते हैं जैसे प्रीति जी ने रखा हुआ है, और यदि संभव है तो जिस प्रकार मानवी जी कर रहे हैं पैर मिला के, उस प्रकार करिएगा। पैर मिला के करने से हमारे रेक्टम रीजन पर एक अच्छा दबाव पड़ता है, अपने आप स्वतः मूलबंध घटित होना शुरू हो जाता है।
यदि अभ्यासी इसको अनुभव कर पा रहे होंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस पैर मिलाने का क्या महत्वता है। धीरे धीरे वापस आ जाएं और मकर आसन में विश्राम करें। आसनों के समय में सावधानियां तो पता ही है, परंतु मुख्य जो बातें हैं, मुख्य जो बिंदु हैं, हम उसको हमेशा रिपीट करते हैं कि आपको सांस नहीं रोकना है, सांस को धीरे धीरे गहरा करने की कोशिश करनी, शरीर के प्रति सजग होना है, श्वास के प्रति सजग होना है और संवेदनाओं के प्रति सजग होना है कि कहीं टाइटनेस तो नहीं है, कहीं ज़्यादा दर्द तो नहीं आ रहा है। तो अपनी क्षमता को जांचें, क्षमता से ज़्यादा ना करें। इन सावधानियों के साथ आसन को योगासनों में तब्दील कर सकते हैं। अब भुजंग आसन की एक और वेरिएशन जिसमें हाथों पर थोड़ा सा जोर दिया जाता है और पूर्ण रूप से कमर को, मेरुदंड को पीछे की ओर मोड़ा जाता है। तो आइए वो सीखते हैं, करते हैं। एक बार पुनः हाथों की स्थिति वैसे ही धारण कर लें, हाथों को वक्षस्थल के पास लाएं। जी, सांस भरते हुए पहले पैरों को मिला लीजिए। श्वास भरते हुए शरीर के ठोड़ी वाले भाग को, कंधों को, सीने को ऊपर उठा दीजिए। इस बार अपने हथेलियों पर दबाव देना है कि हम अपने हाथ सीधे कर पाएं। आप थोड़े से हाथ आगे कर लीजिए, दोनों जन वापस आकर। जी, अब पूर्ण रूप से हाथ सीधे कर दीजिए। इस प्रकार आप शुरुआत में कर सकते हैं और अच्छा अभ्यासी है तो धीरे धीरे हाथों को पीछे लाके वक्षस्थल के पास रख के भी कर सकते हैं। सांस सामान्य रखें, वापस आ जाए। जी, विश्राम करें। मानवी जी, पूर्ण भुजंगासन भी करने की चेष्टा करें। एक बार दर्शकों को दिखाना चाहेंगे हम। हाथों को वक्षस्थल के पास रखें, थोड़ा सा हाथ आगे लाइए, हल्का सा आगे। अब सांस भरते हुए गर्दन उठाएं, सीना उठाएं, पूर्ण रूप से हाथ सीधे करने की कोशिश। धीरे से पीछे से पैरों को मोड़िए और अपने एड़ियों को चोटी वाले भाग के पास। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से भी आप अपने जीवन में यात्रा को ले जाया जा सकता है। मित्रों, शुरुआत सिंपलेस्ट फॉर्म से ही करनी है। धीरे धीरे आप इस स्थिति को भी छू सकते हैं। वापस आ जाएं, मकर आसन में विश्राम करें। परंतु जिनको कमर में दर्द है वो इस अभ्यास को पूर्ण रूप में ना करें। वो सरल भुजंग आसन से पहले कमर को मजबूती प्रदान करें, पैरास्पाइनल मसल्स यानी स्पाइन के साथ वाली मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करें और उसका लाभ लें। तो यहाँ हमने आज के सत्र में मकर आसन की महत्वता, सरल भुजंग आसन की महत्वता, भुजंग आसन के वेरिएशन, इन सबको समझा है। अब यहाँ पर आप मकर आसन में विश्राम करें और कुछ क्षण अपने शरीर को और शिथिल कराएं। आने जाने वाली श्वास को और ढीला छोड़ें। जैसा हमने कहा था कि आप मकर आसन के साथ साथ एक और वेरिएशन करेंगे विश्राम की। तो किस प्रकार करना है, बाल आसन को हम यहाँ पर आज आपके साथ साझा करेंगे। बाल आसन के लिए आपको एक बार पुनः पेट के बल लेट जाएं प्रीति जी। जी, बाल आसन के लिए बायां हाथ मोड़ कर रखें अपने कंधे की सीध में। जी, दाहिना हाथ जंघा के पास पीछे ले आए, पीछे कोहनी मोड़ के रखेंगे। अब जो पैर आपको मोड़ना है वो ध्यान रखिएगा, जो हाथ मुड़ा हुआ है वही पैर मोड़ना है। तो दोनों पैर पहले मिला लीजिए मानवी जी। अब धीरे से बायां पैर मोड़िए। बहुत सुंदर प्रीति जी, आप भी मोड़े। बायां पैर इस प्रकार मोड़ना है कि आपका घुटना नाभि की लगभग आसपास आ जाए। जी, बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं लाना है, कहीं ना कहीं पेल्विक रीजन में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करना है। तो यह स्थिति बाल आसन है। एक छोटा बच्चा जिस प्रकार से होता है, आप अनुभव करेंगे कि यहाँ कुछ ही क्षण में आप आनंद के स्तर को छू पा रहे हैं। तो यह स्थिति भी आपकी पेट के बल लेटकर विश्राम की स्थिति है। यदि आप मकर आसन में सहज नहीं है तो आप इस स्थिति में भी विश्राम कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाए। इसके दूसरी तरफ से भी आप इसको अपनाना चाहें तो आप अपने अभ्यास को कर सकते हैं। घुटने को थोड़ा सा नीचे लाएं मानवी जी, थोड़ा सा घुटने को आगे करें। जी, हाथों को इस प्रकार रखें कि आप अपने कंधे को शिथिल करवाएं। थोड़ी सी कोहनी आगे लाएं मानवी जी। तो यह स्थिति बाल आसन की स्थिति। सांस को लें, सांस छोड़ें। आती जाती श्वास के साथ शरीर के भार को धरती के प्रति समर्पित करते जाएं। जैसे ही हम शरीर को शिथिल कराना की जो प्रक्रिया है उसमें जुड़ना चाहते हैं तो हमें दो चीज़ों का विशेष ध्यान देना है कि जाती हुई श्वास के साथ शरीर के भार को धरती की तरफ छोड़ना है और साथ ही साथ जो श्वास आ रही है उसमें प्रत्येक अंग में एक ऊर्जा का अनुभव। तो कुछ ही क्षणों में आप पाएंगे कि आपका पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस आसन को सिर्फ अभ्यास योगासनों के करते वक्त ही करें या विश्राम की स्थिति में करें। आप पूरे दिन में थकान है तो आप घर में आने के बाद शाम को अपने ऑफिस से या कार्यक्रम से जो भी आप कार्य करते हैं उससे आने के बाद कुछ क्षण बाल आसन में विश्राम कर सकते हैं। तो क्षण भर में ही आप ऊर्जा अनुभव कर पाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएं। जी, बाल आसन हम यही समझ सकते हैं कि जैसे बच्चे चिंता रहित होकर, चिंता मुक्त होकर बिल्कुल। आराम से जैसे सोते हैं, ये उसी को आसन के रूप में प्रक्रिया को हम बताएंगे। कहेंगे कि बच्चों को आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं बाल आसन नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हमने नाम को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं।
एक बालक जिस प्रकार बिल्कुल रिलैक्स होता है, कोई चिंता नहीं होती हैं परंतु क्षण भर की होती है। आज हमारे जीवन में हमने चिंताओं को इतना हावी कर लिया है कि हम कोई छोटी से छोटी बात को लंबे समय तक अपने साथ जीवन में लेके चलते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर बाद में कहते हैं कि हमारे जीवन से तनाव दूर नहीं हो रहा है। तो आसनों के माध्यम से शरीर और मन को शांत कैसे किया जाता है वो हमने आज यहाँ पे पेट के बल लेटकर करने वाले आसनों में जांचा है, सीखा है। बिल्कुल। और जब पेट के बल किए जाने वाले आसनों की बात होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि ये पेट कम करने के लिए है क्या, पेट की चर्बी के लिए है क्या? तो क्या ऐसा भी है कि पेट पर भी इनका प्रभाव पड़ता है? इसका प्रभाव पेट पर भी पड़ता है। पेट में जो अतिरिक्त वसा है जिसे हम कहते हैं जीवा का स्वाद और माँ के प्यार के कारण पेट बाहर आ गया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको पेट कम करने में मदद मिलती है। साथ ही साथ फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है, कमर को मजबूती मिलती है। परंतु ध्यान देने योग्य बात है कि आप इसको खाली पेट करें। लगभग 2 से ढाई घंटे का अंतर रखें पेट का, या सुबह आप कर सकते हैं खाली पेट होते हैं तो ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो ललित जी बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। आज हमने जाना कि पेट के बल किए जाने वाले आसन क्या है, उनकी शुरुआत की है और ये भी समझा कि आसन हमारे लिए क्यों जरूरी है और खास तौर से इन्हें करते वक्त क्या सावधानियां हैं जो बरती जानी चाहिए। उम्मीद है आप भी लगातार हमारे साथ इन योगासनों का अभ्यास जरूर कर रहे होंगे। अगले अंक में भी हम पेट के बल किए जाने वाले आसनों की बात करेंगे। ठीक है, तो अगले अंक में हम फिर से मिलेंगे। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। और अब बात एक ऐसी समस्या की जिससे बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हैं। ये है पैनिक अटैक। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जितना खतरनाक हार्ट अटैक है उतना ही खतरनाक पैनिक अटैक भी है। कई बार लोगों को हार्ट अटैक और पैनिक अटैक दोनों एक जैसे ही लगते हैं। अत्यधिक तनाव और चिंता पैनिक अटैक के मुख्य कारण है। आइए पैनिक अटैक के बारे में और समझते हैं अपने एक्सपर्ट से। आप अपने शरीर का तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या कभी मन की सेहत के बारे में आपने सोचा है? क्योंकि मन के स्वास्थ्य का जो असर है वो आपके शरीर पर सीधा पड़ता है। इसलिए आपके मन की सेहत को संवारने के लिए हमारा ये कार्यक्रम है माइंड एंड हेल्थ। आज की बिजी लाइफस्टाइल में मन से जुड़ी कई समस्याएं आम हो गई हैं, जिनमें से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एंजाइटी डिसऑर्डर, जिस पे आज हम बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और स्टूडियो में मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर नंद कुमार, आप प्रोफेसर इंचार्ज हैं ICMR केयर इन न्यूरो मॉड्यूलेशन फॉर मेंटल हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, एम्स, नई दिल्ली। बहुत स्वागत है संसद टीवी में सर आपका। एंजाइटी में कई बार पैनिक अटैक्स भी आते हैं, अगर वैसी सिचुएशन कब हो जाती है और अगर हो तो क्या करना चाहिए उसे लेकर पेशेंट को? जी, एंजाइटी में पैनिक अटैक बिल्कुल उसका एंजाइटी का एक्सट्रीम है। जैसे मान लीजिए पहले मैं अलर्ट हुआ किसी खतरे को समझ के, उसके बाद मैं काफ़ी एंग्सियस हो गया, फिर एंजाइटी बहुत बढ़ गई, फिर एंजाइटी इतनी बढ़ गई कि पल्पिटेशन बहुत अधिक बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है कि अब मेरी जान निकल जाएगी। उसमें अचानक हार्ट रेट बढ़ जाता है, पल्पिटेशन हो जाता है, ब्रीदिंग में दिक्कत होती है और ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ हो जाएगा मुझे, अब यू गैस्प फॉर द एयर। तो उसको बोलते हैं पैनिक अटैक। ये लंबा नहीं रहता है, ये रहता है मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद ठीक हो जाता है। कभी कभी पैनिक अटैक बिना एंग्जाइटी का भी होता है, इंटेंस, जो पता नहीं चलता है। उसमें सब कॉन्शियस एंग्जाइटी होती है, जैसे आपके ब्रेन के पीछे कुछ चल रहा हो, कुछ ऐसे ट्रिगर हो गए और उससे पैनिक अटैक होता है। जब पैनिक अटैक बहुत बार लगता है कि ये बीमारी दिल की हो गई, तो ये ज़रूरी है दोनों को रूल आउट करना कि ये बीमारी दिल की है या पैनिक अटैक है। जी सर, आमतौर पे देखा गया आजकल छोटे बच्चों में भी, स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग या एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चों में भी एंजाइटी होती है, लेकिन वो कई बार इतनी बढ़ जाती है, हमने बात की कि वो समस्या बन जाती है। तो क्या बच्चों में एंजाइटी को ट्रीट करने का अलग तरीका है बड़ों के कंपैरेटिवली, और है तो क्या है? तरीका थोड़ा अलग है। बच्चों को हम आमतौर पे हम ये बोलते हैं कि आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। जैसे मान लीजिए बच्चों को हम खेलने भेजते हैं, अगर वो प्लेफुली कहीं इन्वॉल्व होते हैं, एंगेज होते हैं, तो उनकी एंग्जाइटी कम होती है। बच्चों को हम यदि कुछ ऐसा फोकस वाली एक्टिविटी बताते हैं,
तो उसकी एंग्जाइटी कम होती है। जैसे आप देखेंगे अगर बच्चा कोई बिल्कुल खेलता नहीं है और उसका बड़ा स्ट्रक्चर रूटीन है, स्ट्रक्चर रूटीन का मतलब होता है स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, खेलने जाना, फिर तुरंत घर आ जाना, फिर बस ये करना, तो जहाँ वो रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है तो वहाँ परेशानी होती है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है। जी। तो जितना तक हो सके कभी कभी थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ें भी करनी चाहिए, और जो कि सेफ़ हो, ऐसा नहीं कि अनसेफ हो, उससे भी एंग्जाइटी कम होती है। मतलब आप चैलेंज करती हैं अपने ब्रेन को अनस्ट्रक्चर्ड काम से, तो उससे भी थोड़ा मॉड्यूलेशन होता है ब्रेन का सिस्टम का, एंग्जाइटी कुछ कम होती है। जी सर, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, क्या ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं या तीनों एक दूसरे से जुड़ी हैं कि पहले स्ट्रेस फिर एंजाइटी और फिर एक बार में क्या ये डिप्रेशन में भी बदल सकता है? तीनों का गहरा संबंध है। जैसे स्ट्रेस हम लोग बोलते हैं, स्ट्रेस जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, जैसे एंग्जाइटी एक फिनोमेना नॉर्मल है, स्ट्रेस भी नॉर्मल है। स्ट्रेस का मतलब होता है कि कुछ भी ऐसा स्टिमुलस जो आप पे आता है, आपके नर्वस सिस्टम पे, आपके सेंसरी सिस्टम पे, और आप उसको अडेप्ट करती हैं, तो हल्का स्ट्रेस बहुत नेचुरल है। जैसे आप खाना भी खाती हैं तो गट को स्ट्रेस होता है, अगर ओवर ईटिंग कर लेंगे स्ट्रेस बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो गट खराब हो जाएगा। तो स्ट्रेस इज ऑल्सो नॉर्मल। स्ट्रेस को भी हम लोगों ने बहुत डिफेम कर दिया है, स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो, बट स्ट्रेस नेचुरल है। आप देखिए कोई भी बड़ा काम आप करती हैं तो आपको लेना पड़ता है स्ट्रेस, बट वो बीमारी नहीं है। इसी तरह एंग्जाइटी, अगर स्ट्रेस बहुत लंबा रह रहा है या स्ट्रेस अनएक्सपेक्टेड है और आप उसको, आपका ब्रेन मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो एंग्जाइटी होती है। अगर ये दोनों अनरिजॉल्व हो, स्ट्रेस एंग्जाइटी कुछ लंबे समय तक चलते हो, तो उससे फिर डिप्रेशन हो जाता है और उसके लक्षण अलग होते हैं। जी, तो कैसे समझेंगे कि ये डिप्रेशन के लक्षण हैं या सिर्फ हमें एंजाइटी है? एंग्जाइटी में आप घबराहट होती है, दिल में धड़कन बढ़ जाती है, थका थका लग सकता है, सर में थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा बैक पेन होता है, शोल्डर पेन होता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मुझे कुछ हो नहीं जाए। डिप्रेशन में थकावट अधिक होती है, डिप्रेशन में इसका उल्टा होता है। एंग्जाइटी में लगता है कि मुझे कुछ हो नहीं जाए, डिप्रेशन में लगता है कि मुझे कुछ हो जाए तो मैं ठीक हूँ, अच्छा है, मैं कुछ हो जाए तो मैं नहीं रहूँ तो ठीक है। तो डिप्रेशन का जो मेन सिम्टम है, हम लोग बोलते हैं उदासी। उदासी मतलब मूड लो होता है, थकावट लगती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, आपके पास सब कुछ है फिर भी नेगेटिव थॉट लगते हैं, लगता है कि बिल्कुल लाइफ बेकार सा है, आगे क्या करना है। जो चीज़ें पहले आपको अच्छी लगती थी वो अच्छी नहीं लगती है, या तो नींद बहुत आती है या नींद नहीं आती है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, मतलब एक उदासी हर जगह। और ये यदि रहता है लगातार 2-3 हफ्ते तक, 2 हफ्ते से ऊपर, तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये उदासी है, डिप्रेशन है। इसी तरह जब एंग्जाइटी बहुत लंबा रहे तो डिप्रेशन हो जाता है, सिट्स इन हो जाता है। डॉक्टर नंद कुमार, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, बहुत शुक्रिया। तो शरीर और मन का बेहद ही महत्वपूर्ण संबंध है, इसलिए माइंड एंड हेल्थ ये प्रोग्राम आपके लिए है। अगले एपिसोड में एक नए मानसिक रोग से जुड़े विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। इसी के साथ आज हेलो जिंदगी में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात और जिंदगी को मिलकर कहेंगे हेलो। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।